आज हम लोग जो है बायोलॉजी की जो साइकोलॉजी पढ़ रहे थे उसके आगे की पार्ट 3 हम लोग अध्ययन करेंगे। कि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल्स है उसमें जो है साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया था। उसी के सिलसिले में अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग जो है एनिमल सेल्स पर जो है कुछ उसके जो कंपोनेंट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हुए उनके डिफरेंसेस जो है उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो जो एनिमल सेल्स है उसमें प्रमुख क्या क्या पाए जाएंगे, कंपोनेंट उसके क्या होंगे, उस पर हम लोग बातें करते हुए आगे की ओर क्लास को प्रोसीड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल जो है किसी भी जीव का जो है वह क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो जो एनिमल्स है, तो एनिमल्स में जिस तरह से उसकी संरचना होंगे उसी संरचना के हिसाब से जो है उसके सेल्स में जो कंपोनेंट होंगे उसी के हिसाब से होंगे। जैसे आप पढ़ेंगे जब लाइफ साइंस में तो आप देखते हैं कि जो सेल है वह सबसे बेसिक यूनिट हो गया पूरे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का। लेकिन यही सेल जो है जो ग्रुपिंग होंगे, टिश्यू बनाएंगे और यही टिश्यू जो है ग्रुपिंग करके जो है आपका ऑर्गन बनाएंगे और ये ऑर्गन जो है कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और इसी ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ये तो जो है सेलुलर लेवल से जब ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं उसमें ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हम लोग सेलुलर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसमें जैसे आपने सेल के अंदर के जो पार्ट्स पढ़े, जिसमें कि आपने न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने जो स्टडी किया, तो उसी दरमियान में हम लोग जो है अब देखेंगे उसके अंदर में, जैसे हमने अभी बताया आपको कि जो एक इंडिविजुअल बॉडी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑर्गेनिजम्स हुआ और एक सेल भी जो है ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल से नीचे में जो कंपोनेंट्स है, जो ऑर्गेनल्स हैं, जिसका स्पेसिफाइड फंक्शंस होगा सेल के अंदर में, हम लोग आज उस पर बात करते हुए प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पर स्टडी करेंगे। हम लोग अब एनिमल सेल पर जो है देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें देखेंगे। आप जो है इसमें जो न्यूक्लियस जो है देखेंगे, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में लगभग है, केंद्र में है और ये पूरी जो सेल्स होंगे, ये पूरी सेल्स की जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होगा, जो सेल की जो क्रियाएं होगी, पूरी क्रियाओं को ये नियंत्रित करेगा। वैसे ही जैसे हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे ही ये पूरी जो कोशिका की जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी इसके क्रियाकलाप होंगे, जो भी इसके वर्क होंगे, ये सभी वर्क जो नियंत्रित होंगे इनके न्यूक्लियस से, केंद्रक से, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक से, नाभिक से जो है ये क्या होंगे, ये केंद्रक से जो है ये नियंत्रित होंगे, मतलब कंट्रोल्ड होंगे। इसकी जितने भी सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज है इसको कोशिकीय क्रियाकलाप का जो है वो नियंत्रण करता होंगे या मस्तिष्क होंगे, कौन, इसके न्यूक्लियस। तो इसीलिए कहा था न्यूक्लियस वाले में कि ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। जो पूरे जो होंगे वो कंट्रोल किए जाएंगे किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। अब इसी में जो है हम लोग जब न्यूक्लियस के बाहर में जब देखते हैं तो आपको मिलेंगे वैक्यूल्स मिलेंगे, सेंट्राइल्स मिलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे, न्यूक्लियोलस मिलेंगे, साइटोप्लाज्म मिलेंगे, गोल्जी एपेटस मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सभी जो कंपोनेंट्स जो है आप देखेंगे, ये सभी चीज जो है आपको स्टडी के लिए इसमें है। तो सिंपल चीजें हैं इसमें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका काम होगा कि जो सेल्स के अंदर में जो रेस्पिरेशंस होगा, सेल के अंदर में जो रेस्पिरेशन साइट्स होगा, उस साइट्स का यह लिए रिस्पॉन्सिबल है या वो परफॉर्म करेगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशंस होंगे वो कहाँ पर होंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और यहीं पर जो है एटीपी के रूप में जो एनर्जी होंगे स्टोर्ड होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो एनर्जी है, एनर्जी का जो अल्टीमेटम सोर्स है वो सन है और सन से माइटोकॉन्ड्रिया तक जो एनर्जी आता है उसके भी मैकेनिज्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से सन से जो एनर्जी जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया लेवल तक एटीपी के रूप में पहुंचेगा, उसकी भी हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है ना हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में,
पूछे जाएंगे कि जो कोशिका के अंदर का जो श्वसन स्थल है या रिस्पिरेशन साइट्स है वो कहाँ है, तो वो हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में पूछेंगे पावर हाउस जो है कोशिका का किसे कहा जाता है, जो कोशिका का जो है पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाएगा, तो वो आप किसको बताएंगे, वो बताएंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया को बताएंगे। इसी तरह से अलग अलग कंपोनेंट पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। अभी जो है हम लोग कुछ कुछ बातें जान जाए ताकि दोनों कंपेरिजन करने में आपको मदद मिले। वैसे ही देखिए इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, और ये जो है मेम्ब्रेन युक्त जो है ये ऑर्गन्स है। इसमें जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा और जो ये न्यूक्लियस होगा, तो ये दोनों के पास जो है डीएनए पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी और न्यूक्लियस के पास भी। जब प्लांट सेल्स में जाएंगे वहां पर देखेंगे जो डीएनए जो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होगा प्लांट सेल में, उसके बाद फिर जो है गोल्जी न्यूक्लियस का भी अपना डीएनए होगा, और जो प्लास्टिड्स होगा उसको भी अपना जो है डीएनए होगा, किसमें, जब प्लांट सेल्स में अपना डीएनए करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि न्यूक्लियस के अलावा किसको अपना डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस के अलावा जो है डीएनए जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया का होगा एनिमल सेल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब बातें हैं, ये बातें जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ दृष्टि से ये नोट कर लेनी चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसी तरह से आप जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो दानेदार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और दानेदार स्ट्रक्चर होगा जिसको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स कहेंगे, दाना जैसे आप देखे रैंची के दाना उसी तरह से जो शेप में दिखाई पड़ेंगे, तो वो रैंची के दाना की तरह दिखाई जो पड़ने वाले हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सेल्स है, सेल्स के अंदर के जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है उसको भी हम लोग आसानी से देख पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप किसी भी जो ऑब्जेक्ट्स होगा उस ऑब्जेक्ट को बहुत बहुत बड़ा बना देता है, तो जिससे आसानी से हम लोग उसको देख पाते हैं और उसका अध्ययन भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जिसमें पाए जाएंगे, जैसे यहाँ रफ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो स्किन है उसमें अगर दाना दाना आपका हो जाएगा तो स्किन देखने में रुखड़ा टाइप से लगेगा, रफ टाइप से लगेगा, तो आप उसके लिए ओरोप्लस बोरोप्लस या जो भी है कॉस्मेटिक चीज को लगाते हैं उसको स्मूथ बनाने के लिए, वो रफनेस खत्म हो। तो रफ मतलब खुरदरा टाइप से, उसमें उभड़ा हुआ कुछ कुछ चीजें आ जाए तो रफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स जो है किसमें पाए जाएंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर में होंगे दानेदार, उस दानेदार को राइबोसोम्स कहेंगे। जैसे ये राइबोसोम देखते हैं, यहाँ पर भी दानेदार है, और ये इंडोप्लाज्मिक जो रफ इंडोप्लाज्मिक होंगे उसमें भी ये दानेदार पाए जाएंगे। जो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, राइबोसोम्स का जो काम होगा प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करने के कारण राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, किसमें, सेल के अंदर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो याद रखना ही है बिल्कुल, क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझने के लिए और भी चीजों को हम लोग जोड़ते जाते हैं। तो जो राइबोसोम्स है वह जो है प्रोटीन का फैक्ट्री है सेल के अंदर में, और ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो दानेदार देख रहे हैं, ये दाना जो देख रहे हैं आप, इस तरह से जो दाना दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। और ऐसा ही दाना जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो दाना दाना करके स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, और उसी दानेदार स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे, राइबोसोम्स कहेंगे। तो ये इसका मतलब ये कहीं कहीं अकेले भी रह सकता है या ग्रुप में भी रह सकता है, या जो देख रहे हैं आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर में भी अटैच रह सकता है। कौन, राइबोसोम्स। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है यह महत्वपूर्ण है, और ये जाने जाते हैं किसके लिए, ये जाने जाएंगे प्रोटीन की फैक्ट्री के लिए। यहाँ पर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस ये करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं खुद जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। कौन, राइबोसोम, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। राइबोन्यूक्लिक एसिड से राइबोसोम्स बने होंगे, तो राइबोज से बने होते हैं राइबोसोम्स, राइबोज से। ये जो राइबोसोम्स होंगे राइबोज से बने होंगे, और ये प्रोटीन भी होंगे इसमें। तो राइबोज और प्रोटीन से जो है ये राइबोसोम्स बने हैं। तो इसीलिए जो है इसमें आपको स्पष्ट है कि इसमें प्रोटीन से का संबंध है। इस तरह से अगर रहे प्रोटीन से रिलेशन तो आप राइबोसोम्स को मान सकते हैं इसमें। अब आगे हम लोग जो देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इस पर जो है वो तो राइबोसोम्स है ही, तो इसका काम जो है प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करना होगा, बनाना, निर्माण होगा, लेकिन साथ साथ में जो है ये
जो राइबोसोम्स होंगे ये क्या करेंगे, ये करेंगे प्रोटीन के साथ साथ जो है ये लिपिड का भी जो है ये सिंथेसाइज करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। फिर हम लोग जब जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी एपेरेटस में, तो जो वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे या पैकिंग के काम करेंगे सेल्स के अंदर में, जहाँ डिस्टेंशन पर जो जाना है वो डिस्टेंशन पर भेजने का काम करेगा। तो ये जो वर्क जो होंगे वो गोल्जी एपेरेटस के होंगे। इस तरह से फिर हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स, छोटा छोटा जो है वैक्यूल्स इसमें पाए जाएंगे। ये वैक्यूल्स जो होंगे बहुत छोटे होंगे, लेकिन ये संख्या इसकी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब प्लांट सेल में हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें जो वैक्यूल्स होंगे वो बड़े होंगे। ये मेजर डिफरेंसेस है इसमें। और आपको जो है लाइसोसोम जो देख रहे हैं, इसमें जो है ये इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसमें जो होता है ऑटोफेजी का नेचर होता है। ऑटोफेजी का मतलब स्वतः जो है क्या कर दे, ये जो स्वतः अपने को सुसाइड बैग भी कर देते हैं। तो ऑटोफेजी जो स्वयं को खा ले, तो सेल को जो स्वयं का खाने का जो है वो टेंडेंसी जो है वो कहाँ किसको है, लाइसोसोम का। इसलिए इसमें जो है ना एक हेडलाइट नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या करें, सेल के अंदर में जो है डाइजेशन का जो है वर्क को परफॉर्म करेंगे। कौन, ये लाइसोसोम होंगे। ये जो डाइजेशन, इसी में जब आप फर्दर जब स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें इसके मैकेनिज्म्स के बारे में मिलेगा, कब कैसा सिचुएशंस बनेगा जो इस तरह से चीजों को ये एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये जाने जाएंगे सुसाइड बैग के लिए बराबर पूछता है कि कौन सा जो है सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली या ऑटोफेजी के रूप में जाने जाते, तो हो गया आपको लाइसोसोम। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम, लाइसोसोम, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उसमें जो है जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स जो देखते हैं वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर उसमें नहीं पाए जाएंगे। अब जो है ना हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लांट और एनिमल सेल्स के जो डिफरेंसेस है उस पर हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लें, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें कंक्लूड करके जो आपके एग्जामिनेशन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं पूरी की पूरी जो इस अध्याय से आपको बता दी जाएगी। उसके बाद फिर जो है आपको जो आगे का जो क्लास होगा उस क्लास में जो है इससे जुड़े हुए जो प्रश्न 25, 30, 40 जो भी बने वो प्रश्न जो है आपको उसका एक वीडियो बना दी जाएगी। लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा या 40 मिनट जो भी हो, वो सभी क्वेश्चंस को बना करके आपको डाल दी जाएगी, ताकि आपको जो है इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछे, लगभग आप उसको बना देंगे। अब हम लोग जो है देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में। पर स्ट्रक्चर्स देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स जो इसका शेप है, जो आकार देख रहे हैं ऐसे करके, लगभग जो है या आइदर ये जो है रेक्टेंगुलर दिख रहा है या स्क्वायर के शेप में दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर और नीचे आता है तो स्क्वायर के शेप में दिखता है। अभी जो है लगभग राउंड मतलब रफली जो है ये आयताकार दिखता है या वर्गाकार होगा ये। ठीक है, ये जो होगा रफली जो है ये जो है वृत्ताकार होगा। कौन सा, एनिमल सेल का शेप। ये तो स्ट्रक्चर दिया, इसके अंदर में क्या क्या है ये स्ट्रक्चर्स में आ गया, संरचना में आ गया। लेकिन जो शेप होता है जिसको आकार कहते हैं, तो आकार में जो है ना ये रफली मतलब लगभग ये जो दिखाई पड़ेगा किसके तरह दिखाई पड़ेगा, ये जो है लगभग जो वर्ग आयत या वर्ग की तरह दिखाई पड़ेगा लगभग, या रफली इसको कर सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ेंगे ये इरेगुलर शेप के होते हैं, मतलब इसका कोई शेप फिक्स नहीं रहेंगे, सब जैसे इसका नेचर होगा। जैसे अब न्यूरॉन्स की जब बात करेंगे तो लंबा लंबा होगा न्यूरॉन्स। जब हम लोग बात करेंगे मस्कुलर सेल्स का तो उसका जो आकार जो होगा चौड़ा टाइप का होगा, ताकि जो आसानी से जो ग्रोथ में उसको मदद मिल सके। तो ये जो जनरली जो होते हैं वो कैसा होते हैं, ये सर्कुलर शेप के ये होंगे। जनरली जो ये होंगे सर्कुलर शेप के होंगे, ये जनरली जो होंगे सर्कुलर शेप के होंगे, मतलब ये वृत्ताकार के होंगे। सामान्यतः ये वृत्ताकार के होंगे, लेकिन आप इसको आप देख सकते हैं कि ये जो है अलग अलग जगह, जैसे आपको न्यूरॉन्स में बताया बहुत लंबा थ्रेड की तरह होते हैं। तो ये चीजें जो है बदलती रहती है अलग अलग, इसीलिए कहा था ये इरेगुलर शेप के होंगे। इसका कोई फिक्स्ड शेप रेगुलर नहीं होगा, लेकिन ये राउंड ऑफ में जनरली जो मानेंगे वृत्ताकार के शेप में ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो आउटर लेयर होगा, इसका जो आउटर लेयर होगा, ये दोनों के जो आउटर लेयर होंगे, ये दोनों के आउटर लेयर में आप देखेंगे जो बाहरी आवरण है जिससे प्रोटेक्ट, तो इसका जो बाहरी आवरण होगा वो सेल वॉल एक मजबूत, ये डेड जो है ना, डेड बॉडी के रूप में जो है स्ट्रक्चर्स जो है चारों तरफ से ढके रहते हैं और ये मजबूती इसको प्रदान करते हैं। इसलिए अगर ये मजबूत अगर सेल वॉल नहीं होता इसका, तो जो प्लांट होते हैं बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। आप देखे होंगे कि प्लांट की हाइट आप जब गगनचुंबी तरह से आपको प्लांट मिलेंगे, लेकिन उतना बड़ा गगनचुंबी जैसे जीव को मिलते हैं, उसके जो प्रेशर होंगे, जो झेलेंगे प्रेशर, अगर इस तरह के मजबूत और स्टिफ जो है
अगर सेल वाल इसका नहीं रहता तो उतना जो प्रेशर जो बनेगा उसके नीचे में, उसके पेड़ के नीचे में, वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते। तो ये जो है सेल वाल, इसका जो है हम थोड़ा, ये सेलुलोज के बने होते हैं। और एग्जाम पूछता है कि सेल वाल जो होते हैं किस चीज से बनते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। और इसी सेलुलोज के कारण जो है मतलब इसको जो है स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलता है। किसको? ये प्लांट सेल्स जो बड़े बड़े प्रकार में दी जाते हैं। तो ठीक है। और यही सेल वाल इसमें नहीं पाए जाएंगे। इसमें पाए जाएंगे क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाएंगे। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं सेलेक्टिवली होते हैं, जो कुछ चीजों को आपके अंदर में आने देंगे, कुछ चीजों को नहीं आने देंगे। इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल, या इसको कहते हैं सेमी परमेबल। मतलब ऐसे चीज जिसकी जरूरत होगी उसको आने देंगे, जिसकी जरूरत नहीं उसको रोकने की कोशिश करेगा। सेलेक्टिवली जो है ये चीजों को लाते हैं, अंदर में आने देंगे और बाहर जाने देंगे, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमेबल, या इसको हम लोग सेमी परमेबल भी कहते हैं। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है दोनों में आएंगे कॉमन चीजें हैं, लेकिन अंतर जो करेगा, जैसे इसका जो न्यूक्लियस होगा ये किसी भी साइट में जा सकता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल्स का ऐसे इसमें दे दिया बीच में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका जो वैक्यूल्स होगा, ये वैक्यूल्स के लिए जाने जाएंगे, रिक्तिकाओं के लिए जाने जाएंगे। इसकी जो रिक्तिकाएं होती है बड़ी होती है। किसकी? प्लांट सेल की जो पादप कोशिकाएं होती है या प्लांट सेल जो होती है उसकी जो रिक्तिकाएं होंगी, उसकी जो वैक्यूल्स होंगे बड़े होंगे और संख्या में कम होंगे, मतलब ये एक के संख्या में रहेंगे। और ये जो होंगे इसकी संख्या ज्यादा होगा। इसकी संख्या जो है नंबर ऑफ वैक्यूल्स जो होंगे ज्यादा होंगे। किसमें? ये एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में संख्या ज्यादा हो सकते हैं, न्यूमरस हो सकता है, लेकिन इसकी जो साइज होंगे, जो वैक्यूल्स की रिक्तिकाएं साइज होंगे वो छोटे छोटे होंगे। और प्लांट सेल्स में जो होंगे ये बड़े बड़े होंगे। और प्लांट सेल में जो बड़े होंगे उसके पीछे रीजन है कि प्लांट सेल का जो ग्रोथ होता है और भी दूसरे जो सेल्स के जो ग्रोथ होंगे उसके अपेक्षा प्लांट में ज्यादा होता है। तो ज्यादा ग्रोथ होने के कारण जो है इसमें रिक्तिका, ये जो जब आप एडजसेंट रीजन्स वाले जो प्रश्न होंगे उसमें इस तरह की चीजें पूछे जाते हैं। तो जनरली तो आपको बीएसएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं रहते हैं, फिर भी अगर मान लीजिए उसी में कारण अगर लिख दिया जाए ग्रोथ का क्या कारण है, तो आप जो है इसको दे दीजिए कि इसमें रैपिड ग्रोथ होता है किसमें? प्लांट सेल में या प्लांट में, जिसके कारण उसके जो सेल्स होते हैं उसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है। इसमें जो रिक्तिकाएं होगी कंपेयर टू इससे बहुत कम होगा, इसमें संख्या उसकी जो नंबर कम होगी, लेकिन साइज क्या होगा? बड़ा होगा। इसका साइज क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो ये चीजें इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और मेजर जो डिफरेंसेस है एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में वो है प्लास्टिड्स का प्रेजेंट होना। जैसे हमारे बॉडी में अगर प्लास्टिड्स के रूप में क्लोरोफिल रहता तो हम लोगों को जो है प्लांट पर निर्भर नहीं करना पड़ता, खुद हम लोग खाना तैयार कर लेते। तो जो ये प्लांट सेल होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और जो एनिमल सेल जो होंगे वो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। मतलब इसको फूड जो कहीं बाहर से इसको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, अपने से फूड नहीं तैयार कर सकते। ये चीजें जो है केवल प्लांट सेल्स में चीजें मौजूद है। किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द प्लांट सेल्स, प्लांट सेल इज केपेबल टू मेक ऑन फूड्स। जो प्लांट होंगे, प्लांट सेल जो होंगे, जो अपना खुद भोजन जो तैयार करेंगे वो क्लोरोफिल के कारण, जो प्लास्टिड्स आप पढ़े होंगे, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो देखते हैं इसी में जो है क्लोरोफिल है, और यही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर केमिकली रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो ग्लूकोज बनाएंगे, फिर जो है ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, फिर जो है ये बाय प्रोडक्ट्स के उसमें वाटर भी का सिक्रेशंस होता है। तो ये सभी चीजें जो है आप जो है जो फोटोसिंथेसिस बताएंगे तो उसमें ये चीजें बताएंगे। लेकिन जो यहाँ महत्वपूर्ण बात है यही था कि अगर हमारे पास भी अगर क्लोरोफिल रहता तो हम लोग भी सक्षम हो जाते क्या करने के लिए? पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते, हमें पौधों पर निर्भर नहीं करना पड़ता। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी में जो क्लोरोफिल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो एनिमल सेल्स होंगे उसमें ये नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है उसको जो है दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये चीजें हो गया जो आपको बताया कि ये क्लोरोप्लास्ट इसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे इसमें ज्यादा संख्या में पाए जाएंगे, किसमें? एनिमल सेल्स में, और इसमें कम संख्या में पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो है उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो दोनों का जो मैकेनिज्म्स है, उस मैकेनिज्म्स में जो है जो अंतर होता है इसके डिवीजन के लिए, जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है उसको मैं आज बता देता हूं आप लोगों को कि जो सेंट्रोजोम होते हैं, जिसको तारकाएं हिंदी में करते हैं, ये तारकाएं इसमें मेंशन नहीं किया गया पिक्चर में, जो न्यूक्लियस के ऊपर में रहेंगे ये। तो ये क्या करेंगे? ये न्यूक्लियस को डिविजन्स में, जो न्यूक्लियस को जो डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस को डिवाइड करने में तारकाएं का बहुत बड़ी भूमिका होती है।
एनिमल सेल में, और ये तारकाई जिसको सेंट्रोजोम कहते हैं ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है मेन फंक्शंस होता है पहले सेल को सेल के न्यूक्लियस को डिवाइड करना। जो ये न्यूक्लियस देखते हैं, ये न्यूक्लियस जब दो टुकड़े में बटेंगे तब जाकर के जो है सेल जो है वो बटेंगे, जिसको साइटोकिनेसिस कहेंगे। आगे पढ़ाएंगे हम लोग कि जो उसके अलग अलग जो फेज होंगे G1, S, G2, उसके बाद जो अगला जो है फेजेज जो आते हैं वो सभी फेजेज आपको मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस तरह से जो भी अब आपको आएंगे सिक्वेंसली जो है आपको उसमें बताया जाएगा आपको कि कौन कौन सा जो है इसमें स्टेजेस आएंगे, उसका ट्रिक भी बता दिया जाएगा ताकि आपको रटने में तो कोई दिक्कत नहीं हो, या ट्रिक से आपको सिखा दी जाएगी कि कौन कौन फेज किस तरह से वो आएंगे। ठीक है, जब सेल डिवीजन बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये सेल डिवीजन से मदद करेंगे सेंट्रोजोम जो इसके न्यूक्लियस के पास पाएंगे, और सेंट्रोजोम पहले खुद जो है डिवाइड होते हैं, फिर न्यूक्लियस को दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। और जब दो पार्ट में अलग अलग न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो फिर जो है साइटोकिनेसिस के माध्यम से सेल भी जो है डिवीजन में, ये जो है एनिमल सेल में पाए जाएंगे सेंट्रोजोम, और ये प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाएंगे। तो जो मेजर डिफरेंसेस है यही करता है, एक सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें जो है प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहता है, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसमें जो है वैक्यूल्स जो होगा बड़ा साइज का होगा, इसमें वैक्यूल्स छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, और इसकी संख्या ज्यादा होगा, इसमें फ्यूअर होगा। इसके बाद इसके माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होगी प्लांट सेल्स में ये कम होंगे, और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। यही सब जो है बेसिक डिफरेंसेस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसी तरह से मिलेंगे और अगले क्लास में जो है आपको कंक्लूड कर देंगे जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको खत्म करके फिर तो हम लोग जो नेक्स्ट आगे क्लास के बाद की जो क्लास होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने प्रश्न होंगे एक वीडियो बना करके जो संभावना है जो प्रश्न आने की उसको जो है आपको इलस्ट्रेट बता दिया जाएगा, वर्णित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।